नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एईडीओ के एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर के सवाल पूछे गए उसका विश्लेषण करेंगे डिटेल में और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बीपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है और सबसे बड़ी चीज़ सोर्स कहाँ से क्या पूछा गया है। सोर्स मैं कई सारे ले सकता था, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को चूँकि आसानी हो, इसलिए एक ही सोर्स से सारे सवाल आए हैं। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट सहित दिखा दूंगा। डेट वाइज आप सर्च कर लेना। स्क्रीनशॉट सहित जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको न्यूज़ का भी हेडलाइन दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले जो हम लोग करेंगे, क्या करेंगे भाई, तो करंट अफेयर के सवाल किस प्रकार से पहले पूछे जाते थे और अब जो पूछे जा रहे हैं उसमें अंतर को समझेंगे, ताकि जब आप अध्ययन करें करंट अफेयर का तो उसी हिसाब से पढ़ें। उद्देश्य क्या है इस वीडियो का? पहला उद्देश्य यही है कि आप समझें कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना डीप तक जाकर के पढ़ना चाहिए, क्या पूछा जाता है। दूसरा उद्देश्य है कि आज मेंस का एग्जामिनेशन है 71 बीपीएससी मेंस का, तो अगली बार आप भी मेंस दें, आपके करंट में पीटी में अच्छे मार्क्स आएँ और आप पीटी पास करके मेंस एग्ज़ाम देने जाएं। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अंदाज़ा हो कि किस प्रकार से पिछले 2 से 3 एग्ज़ाम में, ख़ास तौर से आफ्टर 70 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन, बीपीएससी ने किस तरह से सारे ही एग्ज़ाम का पैटर्न बदल करके रख दिया है। बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, एईडीओ, अब तो जो टीआरई होगा उसमें ही मुझे लग रहा है कि अब आसान खेल नहीं होगा। टीआरई जो पहले आसानी से हो जा रहा था वो दिन अब चले गए हैं। 72 बीपीएससी हो, 71 हो गया, डीएसओ होगा, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का हुआ था, अभी और भी कई सारे एग्जामिनेशन होते हैं बीपीएससी के। सबके जीएस के पेपर किसी भी में भी आपको आसान सवाल नहीं दिखेंगे। आसान होंगे तो उनकी संख्या कम होगी। 3 एग्ज़ाम हुए हैं एईडीओ के, भाइयों बहनों आपको पता होगा 3 एग्ज़ाम हुए हैं। तीनों एग्ज़ाम में 100-100 सवाल पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर का जो वेटेज है वो बीपीएससी की तुलना में थोड़ा सा कम है। सबसे पहली बात तो यही आपको पता होना चाहिए। बीपीएससी में जहाँ पर 30 सवाल से 32, और अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को भी जोड़ लें तो समटाइम 35 से 36 सवाल तक पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, लेकिन यहाँ पर एईडीओ में 15, 17, 18 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इतने ही तक करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको सवाल दिखते हैं। इकोनॉमिक्स जोड़ लेंगे तो 20 टच कर जाता है, लेकिन करंट अफेयर जो कोर हम लोग पढ़ते हैं उसके 15 से 16 सवाल करीब में आए हुए हैं। इसलिए पहला चीज़ तो ये आपको समझना चाहिए। सेकंड जो है, बीपीएससी के 72 बीपीएससी में जो आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, मैं आज ही कह रहा हूँ, डेट भी नोट कर लीजिएगा। 72 बीपीएससी में जो करंट अफेयर पूछा जाएगा उसका स्तर एईडीओ के स्तर से ऊपर ही होगा। इससे कठिन होगा, इससे आसान नहीं होगा। डरा नहीं रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज का जो करंट अफेयर 71 बीपीएससी में पूछा गया है, आप उसके सामने एईडीओ को प्रश्नों को मैच कीजिए, आपको लगेगा कि एईडीओ में कुछ भी खास नहीं पूछा गया था। अब किस मायने में होगा? सवाल सेम ही हो सकते हैं, उसके ऑप्शंस जो बीपीएससी सेट करती है, आजकल ऑप्शन में ही सवालों को कठिन बनाया जाता है, भले वो यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो। तो ऑप्शन जो सेट करेगी ना, उसमें आपको परेशान करेगी। किस प्रकार से परेशान कर सकती है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एलिमिनेशन का टेक्निक ही हटा दे। एईडीओ में एलिमिनेशन काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहे थे, तो वो सब चीज़ें आपको परेशान करेगा। या फिर डेटा, आंकड़ा पर आधारित सवालों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, जिस प्रकार से 71 बीपीएससी प्रीलिम में पूछा गया था। तो आपको पहले तो स्पष्ट हो गया कि 72 बीपीएससी में क्या इस प्रकार का करंट अफेयर आएगा। हाँ, कुछ सवाल इस प्रकार के रहेंगे, लेकिन स्तर जो रहेगा ऑप्शंस के कारण से वो इनसे ऊपर रहेगा, इनसे कम तो रहने की संभावना नहीं के बराबर में है। उद्देश्य भी पता चल गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। सवाल भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कितने कितने सवाल आए थे। डे 1 में 13 सवाल करीब में आए थे, अप्रॉक्स 15 मान लीजिए, जिसमें से 8 सवाल जो थे ये वन लाइनर पूछे गए थे। 8 सवाल वन लाइनर पूछे गए थे, वन लाइनर थे 8 सवाल। और बाकी जो सवाल थे जिनमें 5 से 6 सवाल जो थे
वो आपके कहाँ से आए थे? 6 सवाल तक ये कथन कारण वाले और स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे गए थे। डे 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे डे 1 में आपने देखा होगा भारतमाला परियोजना के बारे में एक सवाल सीधा सीधा पूछा गया था। मखाना जीआई टैग था। सस्टेनेबल फोरम का विषय क्या था? दिल्ली में बीजेपी कितने वर्ष बाद जीती है? स्पेस डॉकिंग करने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो ये कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाला जो सवाल है, इनकी संख्या 6 से 7, 8 तक रहा है। इन्हीं की संख्या आपके एग्जामिनेशन में कम हो जाएगा और स्टेटमेंट वाले सवालों की संख्या बढ़ सकता है, या फिर वन लाइनर भी आएंगे। तो किस प्रकार के वन लाइनर आएंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं। वहीं पर कथन वाले जो सवाल थे जो बीपीएससी ने पूछे हैं अभी, कथन इत्यादि वाले, उन सवालों को देखिए यहाँ पर। ट्रंप 2.0 कैबिनेट के बारे में कि कौन कौन से भारतीय शामिल हैं, जीएसटी स्लैब का मिलान, नोमोटोड प्रजाति जो मिली थी जिसमें धृति बनर्जी जो JSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ है उनके नाम पर रखा गया था, उसके बारे में हो गया, या UNGA यूक्रेन का जो प्रस्ताव है इसके बारे में। तो ये सब सवाल जो थे आपके वो क्या थे? वो सारे के सारे थे आपके स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे गए थे। स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे गए थे, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड डे पर आएंगे कि सेकेंड डे में कितने क्या सवाल आए। सेकेंड डे में करंट अफेयर के सवालों की संख्या 20 है, 20 के करीब में है, जिसमें से 8 प्रश्न जो हैं यह वन लाइनर पूछा गया है, वन लाइनर पूछा गया है। जबकि 12 सवाल जो थे सेकेंड डे में, 12 सवाल वो कथन कारण वाले पूछे गए हैं, कथन कारण वाले पूछे गए हैं और स्टेटमेंट वाले पूछे गए हैं। तो स्टेटमेंट और कथन कारण मिलाकर के सेकेंड डे में 12 सवाल आए, जिसमें यूरिया गोल्ड, बिहार बजट, इसरो का मिशन मिलान करने के लिए दिया गया था, भारत की भूतापीय ऊर्जा नीति है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में था, और कई सारे और योजनाओं को मिलान करने के लिए दिया गया था। तो सेकेंड डे में आपके कथन कारण वाले सवालों की संख्या फर्स्ट डे की तुलना में ज़्यादा था। जबकि सेकेंड डे में वन लाइनर सवाल किस प्रकार के थे? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, नेपाल का याला ग्लेशियर, GII 2025 में रैंकिंग, विनिर्माण में हमारी हिस्सेदारी, इस प्रकार के वन लाइनर के सवाल पूछे गए थे। अब ज़रा हम लोग तीसरे दिन पर आएंगे। तीसरे दिन करेंट अफेयर से कुल 15 सवाल आए थे, जिसमें से 9 सवाल जो थे वो क्या थे? वन लाइनर थे। इसी के कारण कई सारे बच्चों को तीसरे दिन का पेपर आसान भी लग रहा था, क्योंकि साइंस में भी वन लाइनर की संख्या ज़्यादा थी और करेंट अफेयर में भी वन लाइनर की संख्या ज़्यादा थी। वहीं पर 6 प्रश्न जो थे, 6 सवाल, ये आपके स्टेटमेंट वाले और कथन कारण वाले, रीज़न वाले जो सवाल होते हैं वो पूछे गए थे। जैसे एयर इंडिया क्रैश वाला एक कथन का सवाल आया था, आसान नहीं था वो, क्योंकि उसमें हीथ्रो एयरपोर्ट लिख दिया था, वो भी गलत था, और मरने वाले यात्रियों की संख्या के बारे में जो सवाल पूछा वो भी गलत था। वैसे इस तरह के स्टेटमेंट कभी भी नहीं बनाए जाते हैं, पता नहीं क्यों पूछा है। मोदी सरकार की योजनाएं और RSS का 100 रुपये का सिक्का वाला सवाल जो पूछा गया था, ये सब स्टेटमेंट वाले सवाल थे। पुस्तकों का मिलान करना, तीनों ही दिन AEDO के तीनों ही एग्जामिनेशन में बुक को मिलान करने के लिए ज़रूर पूछा गया, बुक से जुड़े हुए सवाल ज़रूर पूछे गए हैं। वहीं पर एक वन लाइनर सवालों की अगर हम लोग बात करेंगे तो श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, नीति आयोग के प्रथम CEO, एक्जियोम 4 मिशन, नोबेल विजेता का देश जो जापान से बिलोंग करते थे, एग्रियान्टो जीवाश्म के बारे में पूछा गया था जो कहाँ पर पाया गया है, इस प्रकार के सवाल आए हैं। तो आपको एक अंदाज़ा हो गया कि क्या BPSC वन लाइनर नहीं आते हैं? क्या आते हैं। अभी भी 50-50 या सम टाइम 40-60 का रेशियो है कि 10 सवाल अगर पूछा जाएगा, 10 सवाल अगर पूछा जा रहा है तो उसमें से 4 सवाल के करीब में एवरेज वन लाइनर तो हैं ही, 6 सवाल जो होंगे आपके एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट वाले हो सकते हैं। मैं 72 BPSC एग्जामिनेशन के अगर बोलूँ तो उसमें अगर 32 सवाल आते हैं, 33 सवाल आते हैं, तो उसमें से 16 सवाल, 15 सवाल जो होंगे वो वन लाइनर टाइप के हो सकते हैं, और बाकी जो सवाल होंगे वो आपके स्टेटमेंट वाले या फिर कथन कारण वाले हो सकते हैं, या फिर 20-10 का भी रेशियो हो सकता है। 10 स्टेटमेंट वाले, कथन कारण वाले दे दिए जाएं और 20 वन लाइनर दे दिया जाए। जो आपको समझना है मुख्य रूप से भाइयों बहनों, वो है ये कि वन लाइनर का मतलब आसान नहीं होता है, वन लाइनर का मतलब आसान नहीं होता है, और स्टेटमेंट वाले, कथन कारण वाले का मतलब कठिन नहीं होता है। सबसे पहले तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल लीजिए तो थोड़ा सा हल्का महसूस करेंगे। अगर आप ये सोच करके एग्जामिनेशन में भयभीत होते हैं तो ये सबसे गलत है। वन लाइनर में गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कथन कारण वाले में गलत होने के चांसेस
कम होते हैं, क्योंकि आपके पास में 3 से 4 स्टेटमेंट है, जिसमें से अगर 1-2 आपको पता है, एक भी पता है और एलिमिनेशन का वहाँ पर स्कोप है तो आप स्कोप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वहाँ पर। लेकिन वन लाइनर में तो सीधा सा होता है, आ रहा है तो सही जवाब, नहीं तो 100% तुक्का आपको लगाना पड़ जाता है। यही वास्तविकता है। इसलिए वन लाइनर का मतलब आसान नहीं होता है। मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा था कि सवालों का स्तर इससे अच्छे हो सकते हैं। बस मेंटालिटी को इसके लिए प्रिपेयर रखना है और पढ़ते समय सुधार करना है। जैसे उदाहरण सहित सवाल बताऊंगा, फिर मैं सोर्स बता दूंगा, सोर्स के बाद से हम लोग किताबों को देख लेंगे और वीडियो को एंड कर लेंगे। कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूं मैं, इसलिए डिनाइल के मोड मत जाइएगा कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। एयर इंडिया 171 के बारे में पहले अगर पूछा जाता तो हाल ही में कहाँ पर एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पहले बीपीएससी का पैटर्न यही था, तो उसमें अहमदाबाद रहता और वहाँ पर आप मार करके आ जाते, या फिर ये पूछता किस कंपनी का विमान था, या तो ये पूछता कहाँ के लिए विमान जा रही है। यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाला सवाल था, ये पहले पूछा जाता था। अब यहाँ पर 4 बड़े बड़े स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, जिसमें से आपको 2 स्टेटमेंट जो गलत थे, बाकी यहाँ पर सही दिए हुए थे। इस प्रकार से आपको एलिमिनेट करने हैं। मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं 1 2 4, 1 2 3, 1 3 4, 1 4, ये आपको बीपीएससी में हो सकता है कि नहीं दिखे। इसके जगह पर देखिएगा उपरोक्त में से 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, चारों ही सही हैं, 1 से अधिक सही है। इस प्रकार का ऑप्शन आपको बना करके दिया जा सकता है। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए सवालों का स्तर। पहले अगर आईसीसी अवार्ड विजेताओं के सीधे नाम पूछे जाते थे कि हाल ही में क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड का रिकॉर्ड अवार्ड किसको मिला है आईसीसी के द्वारा, वुमेन क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला है। लेकिन अब वन लाइनर है ये, इसको हम वन लाइनर के कैटेगरी में रखेंगे। 2024 आईसीसी अवार्ड विजेताओं के क्रम में कौन सा विकल्प सही नहीं है। 4 यहाँ पर कथन है एक तरीके से, भले आपको वन लाइनर लग रहे हैं ये, लेकिन ये 4 स्टेटमेंट है, जिसमें से आपको एक स्टेटमेंट सही नहीं है, उसे ढूंढना है। यानी कि जो सही हैं उसके बारे में आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ये वन लाइनर ही है भाइयों बहनों, वन लाइनर ही है, लेकिन ये वन लाइनर कठिन वन लाइनर में आएगा, आसान में कतई नहीं आएगा। मैं यहाँ पर क्रिकेट है तो बहुत सारे लड़कों को पता होगा, यानी क्रिकेट की जगह पर कोई और भी फैक्ट हो सकता है इसी तरह का। जैसे मान लीजिए इंडिया एआई मिशन के बारे में पूछ ले कि कौन से सही नहीं है, और वहाँ पर 4 इस प्रकार से दे दिया जाए, तो ये क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर आईसीसी अवार्ड विजेता का आप नाम केवल एडुटेरिया या एसपीडी के मैगजीन में वन लाइन में पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं कि इसको ये अवार्ड मिला, तो उससे काम अपना नहीं चलने वाला है। ये है वो क्रक्स जो आपको समझना चाहिए। अब आपको आईसीसी अवार्ड खोलना पड़ेगा और उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कौन से नंबर का अवार्ड था ये। क्यों नहीं पूछा, पूछ सकता है भाई, आपसे पूछ सकता है कि 2024 में आईसीसी अवार्ड दिया गया, कितने नंबर का आईसीसी अवार्ड था, इससे पहले कौन कौन से भारतीयों को प्रमुख रूप से मिला है। हर साल ही मिलता है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा उस पूरे टॉपिक को कि क्या है, किस किस को मिला है, किसको किस कैटेगरी में मिला है, वुमेन में किसको मिला है, मेल में किसको मिला है, T20 के लिए किसको मिला है, वनडे के लिए किसको मिला है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि टॉपिक का अब अध्ययन करना पड़ेगा, न कि वन लाइनर पढ़ करके आगे बढ़ें। ये आपको समझना चाहिए। यही है वो क्रक्स जो मुझे आपको समझाना था। इसी प्रकार से और भी सवाल हैं। मैं कभी भी ये उम्मीद नहीं करता था कि आरएसएस वगैरह से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि कोई ये सरकार की संस्था नहीं है और ना ही कोई रजिस्टर्ड एनजीओ है, बस एक संस्था है जिसका थोड़ा सा दबदबा है, लेकिन पूछा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए, उस पर सिक्के जारी किए गए थे और उससे जुड़े हुए सवाल आपको कथन कारण बना करके पूछा गया है। तो ये टॉपिक भी आपको अब पढ़ना पड़ेगा। जैसे बीजेपी के बारे में एक और सवाल पूछा गया कि दिल्ली में कितने वर्षों के बाद सत्ता वापस आई है। इस प्रकार के सवाल पूछे गए। जैसे पिछली बार पूछा गया कि दिल्ली में बीजेपी के जीत के क्या कारण थे और आम आदमी पार्टी के हार के क्या कारण थे। मेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगर पहले का बीपीएससी रहता तो पूछता कि यूरिया गोल्ड जो है इसमें क्या पाया जाता है मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से सल्फर के कारण से यूरिया गोल्ड इसको नाम दिया गया है। सल्फर जानते होंगे, है ना। तो पहले के पैटर्न में ये पूछा जाता, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है यूरिया गोल्ड, मिट्टी किस प्रकार का उपयोग किया जाएगा उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। यानी कि यूरिया गोल्ड क्या होता है, अब इससे आगे बढ़ करके क्यों होता है, किस प्रकार से उपयोग किया जाता है,
कहाँ पर उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा बनाया गया, किस पर्पस से बनाया गया, अब आपको ये भी जानना पड़ेगा। पढ़ने में अब आपको ये भी सुधार करना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से ये ई नाम योजना जो है यह काफ़ी पुरानी योजना है बंधुओं। ई नाम योजना काफ़ी पुरानी है, लेकिन देश के लॉन्ग टर्म के नीति निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा गया। जैसे भारतमाला परियोजना जो है, भारतमाला 2017 की योजना है, लेकिन वो आपसे पूछा गया इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। जैसे मैं जब भी पढ़ाता हूँ बोलता हूँ कि मेक इन इंडिया जो है भले 2015 में शुरू हुआ था, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए वो योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत हो गया, ये सब बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म की योजनाएं हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मैंने 2.0 जब लॉन्च हुआ तो मैंने पढ़ाया था, उससे भी सवाल पूछा गया है। यहाँ पर 75 लाख को 5 करोड़ रुपए इन्होंने लिख दिया है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय क्रिटिकल मिशन है और भी बहुत सारे सवाल हैं। वन लाइनर कोर जो वन लाइनर पहले बीपीएससी पूछती थी वो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते थे। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। अगर पहले का पैटर्न रहता तो क्या पूछा जाता इस सवाल के लिए कि भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी अभी हाल ही में शुरू की गई, उसका नाम क्या है? तो आप क्या मानते? रुद्राष्ट्र नाम है भाई उसका, है ना। कितनी लंबी है? 4.5 किलोमीटर लंबी है। कितने डब्बे हैं उसमें, ये आप फैक्ट पढ़ के जाते थे कि क्या है, नाम क्या है, कहाँ शुरू की गई, बस। अब आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा डिटेल में कि क्या है, कब शुरू की गई है, कितना लंबा चौड़ा है, ये डिटेल में, वन लाइनर टाइप नहीं, थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि किसी भी टॉपिक को अब डीप उतर करके अस्थाई तौर पर और डिटेल एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा। अब एक एक सवाल का सोर्स मैं आपको दिखा देता हूँ विथ ए स्क्रीनशॉट, ताकि आपका डिनाइल कम से कम हो। जिस दिन एक्सेप्ट करना चीज़ों को शुरू करेंगे उस दिन थोड़ा सा जीवन आसान लगना शुरू हो जाएगा। देखिए, यूरिया गोल्ड का सवाल है, मैंने एक ही सोर्स लिया है, सिंगल सोर्स लिया है, और इसमें से मैक्सिमम सवाल आपको प्रतियोगिता दर्पण में भी मिल जाएगा, विजन आईएएस मैगजीन में भी मिल जाएगा। लेकिन ये सारे सवाल जो है ना वो 2024 के नवंबर से लेकर के 2026 के अक्टूबर नवंबर तक का सवाल है। यानी कि ये जो एईडीओ का पेपर है ये जनवरी एग्ज़ाम के लिए जो सेट किया गया था, जनवरी फरवरी वाला जो एग्ज़ाम था, उसी पेपर को अभी लिया गया है। पेपर में कोई ख़ास बदलाव नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर सारे ओल्ड हैं, सारे पहले के करंट अफेयर हैं। अक्टूबर नवंबर 2024 से शुरू करके अक्टूबर नवंबर 2025 तक के मुख्य रूप से करंट अफेयर के वेटेज हैं। इसमें सोर्स विभिन्न हो सकते हैं, आप कोई भी सोर्स पर हैं, प्रतियोगिता दर्पण में भी मिल सकता है, विजन आईएएस में मिल जाएगा, दृष्टि टुडे करके जो मैगजीन पढ़ते हैं उसमें मिलेगा, आपको क्रॉनिकल में मिल जाएगा। लेकिन मैंने एक ही सोर्स रखा है, एकमात्र सोर्स जो मैंने रखा है वो है न्यूज़पेपर का, और एक ही न्यूज़पेपर का भी रखा है, एक ही न्यूज़पेपर का मैंने रखा है। वो कौन सा है? तो वो है इंडियन एक्सप्रेस। मैं इसको डिटेल में रोज़ पढ़ाता हूँ, आप भी पढ़ते होंगे। इंडियन एक्सप्रेस को मैंने रखा है। क्या हिंदी वाले बच्चे इसको नहीं पढ़ सकते हैं? अब ये कारण आपका नहीं चलना चाहिए, अब ये बहाना आपका नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सारे बड़े बड़े यूट्यूब पर सब जगहों पर उपलब्ध है इंग्लिश पेपर का हिंदी में एनालिसिस, मैं खुद करवाता हूँ। तो अगर अब भी आप ये बहाना बना रहे कि हिंदी मीडियम के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो फिर ये आपका बहाना जायज़ नहीं होता है। देखिए, यूरिया गोल्ड के बारे में पूछा गया है। ये डिटेल आर्टिकल है कब का? तो 16 अगस्त 2023 लिखा हुआ है, लेकिन बाद में भी इस तरह के आर्टिकल आपको कई सारे दिखेंगे, बहुत सारे आर्टिकल हैं। भारत में जो हमारे रसायन मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उनके द्वारा पिछले साल मृदा स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही डिटेल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उस दौरान भी ऐसे तमाम आर्टिकल आए थे, और सेम यूरिया गोल्ड आपको सभी जगहों पर चर्चा दिखेगा। सेम यूरिया गोल्ड की बात की गई थी, जिसमें सल्फ़र होता है, नाइट्रोजन होता है। इस यूरिया गोल्ड आपको अक्षरशः दिखा दिया है मैंने आपको। पिछले साल अगस्त में मनसुख मांडविया जो हमारे रसायन मंत्री हैं, उनके द्वारा मृदा स्वास्थ्य पर बहुत ही डिटेल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसको पीआईबी ने कवर किया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में भी है, द हिंदू में भी मिल जाएगा, विजन आईएएस में भी मिल जाएगा, सभी जगहों पर आपको मिलेगा। और उसमें भी ये चीज़ चैप्टर में आपको यूरिया गोल्ड, नीम कोटेड यूरिया और तरह तरह के रसायनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिसका उपयोग किया जा रहा है भारत के कृषि में। नेक्स्ट है, ये तो आर्थिक सर्वेक्षण का है। आर्थिक सर्वेक्षण को स्किप करें क्योंकि पता ही है उसका सोर्स क्या है। अगला
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, शीर्ष 10 देश, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में भारत की रैंकिंग के बारे में यहाँ पर सवाल 38वें स्थान के बारे में लिखा गया है। ये सवाल भी डायरेक्ट एक ही न्यूज़पेपर से लिया है, इंडियन एक्सप्रेस में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो पूछा गया था, क्रिटिकल मिशन 1200 स्थलों पर अन्वेषण किया जा रहा है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये आपको 9 अप्रैल 2025 का है। पीआईबी पर 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट जो है, 1200 शब्द भी आपको दिखा दिया, हमने भी इसको न्यूज़पेपर में कवर किया था। ये सारे उस समय के न्यूज़पेपर में भी आए हुए हैं, यहाँ तक कि दैनिक जागरण में भी आपको 1200 स्थल नाम लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या है, तो नेशनल क्रिटिकल मिशन, इसके सेकेंड स्टेटमेंट में था 1200 स्थलों का अन्वेषण और 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट। आपको लाइन अक्षरशः दिखा रहा हूँ, 1200 लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कौन सा है, जीएसटी सुधारों वाला। ये सारे बजट और इकोनॉमिक सर्वे के स्किप कर रहा हूँ मैं। जीएसटी सुधार से दोनों दिनों के पेपर में पूछा गया और ये वो टॉपिक था जिससे तो पूछना तय ही था 100%, क्योंकि जीएसटी 2.0 इसको नाम दिया गया। जीएसटी जब से लागू हुआ तब से सबसे बड़ा रिफॉर्म किया गया। जीएसटी 2.0 इज़ टाइमली रिफॉर्म पिछले साल किया गया सितंबर में, जिसमें देखा गया कि जीएसटी के रेट में भारी स्तर की कटौती की गई। एक दिन पूछा गया कि किस प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी लगेगा और अगले दिन पूछा गया कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जिसमें था कि गरीबी कम करेगा, अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाएगा, इस प्रकार का सवाल पूछा गया था। तो जीएसटी 2.0 इज़ टाइमली रिफॉर्म, ये आपको सितंबर 2025 के सारे बड़े न्यूज़पेपर में आपको डिटेल में मिल जाएंगे, दैनिक जागरण में भी मिल जाएगा और व्हीकल के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। बड़े व्हीकल पर टैक्स को बढ़ाया गया है, बाकी के व्हीकल जो छोटे व्हीकल होते हैं, हैचबैक इत्यादि जो मॉडल होता है, उस पर जीएसटी कम किया गया है। इंश्योरेंस पर जीएसटी, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ों पर 0 कर दिया गया है। तो ये जो बड़ा रिफॉर्म था, इसको सभी जगहों पर कवर किया गया था। ये अनएक्सपेक्टेड टॉपिक कतई नहीं था, सिविल सर्विसेज के लिए कतई नहीं था, एईडीओ में भी पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें इसरो के अलग अलग यान के बारे में सवाल पूछा गया है, इसरो के अलग अलग मिशन और यान। ये देखिए क्या है, 22 मार्च 2024 इसरो ने पुष्पक का परीक्षण किया था। आरएलवी है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, और उसके बाद से ही चर्चा में था, क्योंकि इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अगर एक बार वो परीक्षण किया गया है, भले 2024 में किया गया हो, 2034 के भी बीपीएससी पीटी में पूछा जा सकता है वो, क्योंकि लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट है इसका। जैसे पीएसएलवी है, पीएसएलवी कोई आज बनाया गया क्या, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लेकिन आज भी पूछा जा सकता है। ये हमारे देश के ऐसे एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं, इनके बारे में सवाल पूछा ही जाएगा। ये भी एक ही न्यूज़पेपर से मैंने उठाया हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस से, ये भी आपको यहाँ पर ला करके दिखाया है मैंने। नेक्स्ट है शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन की बैठक 31 मई 2025 को, इंडिया चाइना भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, सितंबर 1, 2025, इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल है। मोदी मीट सी व्हाट इज़ द पंचशील डॉक्ट्रिन, डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में पढ़ाया गया है। रुद्र राष्ट्र शुरू की गई थी, 354 डिब्बे हैं, ये इसमें था, 4.5 किलोमीटर लंबी है यह रुद्राष्ट्र 354 वैगन 7 इंजन वाला यह गाड़ी है। अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट भी किया था, 4.5 किलोमीटर लंबी है, और यहाँ पर वैगन की संख्या भी दिखा दी गई है आपको, वैगन की संख्या भी दिखा दी गई है 354। एग्जैक्ट लाइन कॉपी पेस्ट वही का वही शब्द भी लिखा हुआ है, वही शब्द लिखा हुआ है। कब का है ये, तो 8 अगस्त 2025 का है, 8 अगस्त 2025 का है। अब और कैसे दिखाऊं, बताइए मुझे कोई और तरीका, इसमें भी निकाल ले जाएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। देखिए और समझिए कि क्या पढ़ना है। हर वो बड़े डेवलपमेंट जो हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू को प्रभावित करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हर वो बड़े इवेंट जो हमारे देश के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो प्रोस्पेक्ट है उस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो हर चीज़ हमारे करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण है। कल्चरल भी मैंने शब्द बोला है, कोई बड़ा पर्व त्यौहार हो गया, कोई बड़ा उत्सव हो गया, आरएसएस टॉपिक कोई हिस्ट्री में तो आएगा नहीं, कल्चरल में आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिल्म वगैरह जो है वो कल्चरल में आएगा, स्पोर्ट वगैरह कल्चर में आएगा, ठीक है।
भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। यह तीनों पेपर में एक सवाल इस तरह के आए, तो यहाँ पर नेशनल अवार्ड डिटेल कवर किया गया है। एक न्यूज़पेपर को अगर आप फॉलो करते तो वहाँ से सवाल हो जाता। याला ग्लेशियर, ये तो 71 बीपीएससी प्रीलियम का सवाल है गुरु, जिसको रिपीट किया गया है। नेक्स्ट एक काफ़ी अच्छा सवाल पूछा गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, और हमने इसको कवर भी किया था न्यूज़पेपर डिस्कशन में, क्योंकि बहुत बड़े स्तर का इस पर करप्शन हुआ था, जिसके कारण से यह चर्चा में था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हमने इसको पढ़ा भी था। देखिए क्या है, 6 नवंबर 2025 का डिटेल आर्टिकल है, जिसमें कहा गया करप्शन क्लाउड, स्किल मिनिस्ट्री बैकलिस्टेड, 178 ट्रेनिंग पार्टनर्स और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में ये चीज़ चर्चा में आया था कि कागज़ों पर ही सारे कौशल विकास हो रहे हैं, वास्तविकता में नहीं हो रहा। उसके बाद केंद्र सरकार ने जांच बिठाई थी, जिसको हमने कवर किया था। राधाकृष्णन जी हमारे उपराष्ट्रपति बने थे, और जब दी धनखड़ जी जो हैं वो अचानक से इस्तीफा देकर चले गए, उसके बाद दिखे भी नहीं कहीं, तो ये तो चर्चा में था। इसको तो आप हर न्यूज़पेपर में हर जगह पर कवर किया होगा आपने। महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये एकमात्र ऐसा टॉपिक था जो किसी भी न्यूज़पेपर में प्रमुखता के साथ में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन मैगजीन में है, प्रतियोगिता दर्पण में भी आपको मिल जाएगा, विजन में भी है, मैगजीन में। मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा सकता था यहाँ पर, लेकिन एक ही सोर्स मैंने रखा है। पीआईबी ने इसको कवर किया हुआ है, और तिरुवनंतपुरम में हुआ था ये, तिरुपति में आयोजित हुआ था, तिरुवनंतपुरम गलती से बोला मैंने, और वहीं पर इसको पीआईबी ने कवर किया हुआ है, और ओम बिरला जी जो हैं उन्होंने ट्वीट भी किया था जब ये तिरुपति गए थे, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है, और इसके बारे में सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा, इसको हमने डिटेल पढ़ा था, क्योंकि जियो थर्मल एनर्जी को लेकर के देश में पहली बार गवर्नमेंट की इतनी डिटेल पॉलिसी आई। पॉलिसी के तात्पर्य होता है कि नीति, कि अब हमें इस दिशा में चलना है। अब इससे जुड़ा हुआ क्या सवाल फिर से नहीं पूछा जाएगा क्या? पॉलिसी है गुरु, 1 साल के लिए नहीं बनाई जाती है, ये काफ़ी लंबे समय के लिए बनाई जाती है। 2025 का करंट है, हो सकता है 2030 में आपसे इससे मेंस में सवाल पूछ ले। इसलिए तो कहा जाता है करंट को कभी भी आप 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना पढ़ के कवर नहीं कर सकते हैं। ये पॉलिसी है भारत सरकार की, हमारे देश की अब पॉलिसी है। क्या है? तो नेशनल पॉलिसी ऑन जियो थर्मल एनर्जी 2025 मस्ट नो फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, ये इंडियन एक्सप्रेस का ही सोर्स है, वहीं से आर्टिकल मैंने लगाया हुआ है, और वही सवाल आपसे पूछा गया भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में। सही सवाल, भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 और जियो थर्मल पॉलिसी 2025 कब का है? सितंबर 2025 का है, सितंबर 2025 का यह करंट अफेयर है, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। नेक्स्ट है स्टेटे पावो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको 4 अक्टूबर 2022 का यह न्यूज़ था, 2022 में यह मिला था, और उससे जुड़ा हुआ सवाल यह पूछा गया। यानी कि नोबेल पुरस्कार वगैरह पिछले साल के भी विजेता हैं, तो उनको आप एक बार नज़र मार करके जाइए एग्जामिनेशन में, उनके बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है। और ये सवाल नहीं पूछा किसे मिला, ये सवाल पूछा कि क्यों मिला। आपको समझ में आ रहा है? पहले पूछा जाता था नोबेल पुरस्कार किसे मिला, इस साल के मेडिसिन में, पिछले साल के बायोलॉजी में पुरस्कार नहीं मिलता नोबेल का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन पिछले साल किसे मिला, है ना, ये पूछा जाता था। लेकिन अब क्या पूछ रहा है? क्यों मिला। ठीक है, किस चीज़ की उन्होंने खोज की। हो सकता है एक कदम और आगे बढ़ जाए, बीपीएससी चूँकि साइंस में डॉक्टर वाले सवाल पूछती है, तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि इसका क्या तात्पर्य है ना, और स्टेटमेंट भी बना करके दे दे। तो इसे ज़रूर ही याद रखें, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। लाइफ इनिशिएटिव, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का मंत्र है, और 2021 ग्लासगो समिट में उन्होंने दिया था, और उसके बाद से ही यह चर्चा में रहता है, हर दूसरे दिन ही न्यूज़पेपर और कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यूएनजीए का प्रस्ताव, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूक्रेन के खिलाफ जो प्रस्ताव है, यह कब का है? फरवरी 22 2025 का है, या 22 फरवरी 2025 का है, 22 फरवरी 2025 का यह न्यूज़ में आपको दिख रहा है। नोमाटोड के बारे में सवाल पूछा गया था, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये जो मालती मुखर्जी नाम है, मालती मुखर्जी नहीं, धृति बनर्जी, डॉक्टर धृति बनर्जी के नाम पर था, ये भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिला है, क्योंकि यही स्टेटमेंट उनका गलत था। और उड़ीसा के कोझिकोड में मिला था, ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोझिकोड उड़ीसा, और आपके सवाल में भी लिखा हुआ था उड़ीसा के कोझिकोड में।
कोझिकोड में यह मिला था। ये आपके कोझिकोड केरल में है, क्योंझार उड़ीसा में मिला था। ये आपको सवाल में भी दिख रहा है, न्यूज़पेपर में भी दिख रहा है। और यहाँ पर मालती मुखर्जी है, जबकि डॉक्टर धृति बनर्जी के नाम पर यह दिया गया था। एग्जैक्ट आपको दिखा दिया। डेट कब का है, तो यह मार्च 2025 का करंट अफेयर है। इसी प्रकार से जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2025 मोदी जी ने कहाँ पर, गुजरात में सेलिब्रेट किया था, लेकिन इसको 2021 से शुरू किया गया था। ये सवाल पूछा गया था। तिलका मांझी नहीं, जनजाति गौरव दिवस का अगर आपने लोगो भी देखा होगा तो उस पर भगवान बिरसा मुंडा खड़े हैं, जो उनका बिना शर्ट का एक फ़ोटो होता है, सर पे पगड़ी बांधे हुए होते हैं। तो फ़ोटो देख करके भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली इलेक्शन। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। लोअर अर्थ ऑर्बिट में भारत ने डॉकिंग की सफलतापूर्वक की, इसरो ने। तो यह आपका जनवरी 2025 से लेकर के अप्रैल 2025 तक यह चर्चा में था। कई सारे न्यूज़ आर्टिकल आपको दिख जाएंगे, सारे न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया था। जीएसटी सरलीकरण, फिर से एक सवाल पूछा गया, जो आपका जीएसटी 2.0 से पूछा गया था। बीसीसीआई पुरस्कार 2025, यह 1 फरवरी 2025 को कवर किया गया था। इसी प्रकार से और भी कई सारे सवाल हैं, जैसे जोधपुर में 11 फुट के अमित शाह ने जो प्रतिमा का अनावरण किया हमारे गृह मंत्री महोदय ने, ये तो काफ़ी पुराना है और इससे भी सवाल यहाँ पर पूछा गया। यह पीआईबी का आपको कटआउट मैंने दिखाया है और किसी न्यूज़पेपर में इसको कवर नहीं किया गया था। इसी प्रकार से नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन पूछा गया था। खो खो विश्व कप के बारे में सवाल पूछा गया था, सारे मैंने न्यूज़पेपर कटिंग लगा दी। जसप्रीत बुमराह के बारे में सवाल पूछा गया था। आरएसएस लीडर्स वेंट टू जेल फॉर इंडिपेंडेंस, ये भी सवाल पूछा गया था। नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री पूछा गया था, कहाँ से बिलोंग करते हैं। पीएम मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए थे 2025 में, इसलिए इससे 3 दिनों में से 2 दिन सवाल पूछे गए। पीएम मुद्रा योजना मैच करने को आपको दिया गया। ईच एंड एवरी जितने सवाल पूछे गए सबके स्क्रीनशॉट सहित मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब आपको क्या दिखाऊं बताइए। सारा कुछ सोर्स दिखा दिया, सवाल किस प्रकार के पूछे जाते वो बता दिया। क्या करना है, अब आते हैं छोटा सा हम लोग क्रक्स निकालेंगे कि करना क्या है, और उसके बाद से वीडियो ख़त्म। समाधान, क्या करना है? क्या कुछ स्पेशल करना है? नो। तो परिवर्तन कहाँ पर करना है? एक ही चीज़ परिवर्तन करना है। पहले जो आप पढ़ते थे क्या कब कहाँ, उसको थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करना है। डिटेल में अध्ययन करना है। कोई भी टॉपिक, चाहे वो जनरल करंट अफेयर हो, जैसे राघव चड्ढा अभी आम आदमी पार्टी 100 परिवार चले गए कहाँ, बीजेपी में। तो बीपीएससी आपसे ये भी सवाल पूछ सकती है। मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ पिछले कई सालों से। पहले यूपीएससी के लिए पढ़ाया, ऑफलाइन पढ़ाया, अब ऑनलाइन अपना ही प्लेटफॉर्म है तो उस पर पढ़ाता हूँ। मैं करंट पर, हम भी कभी भी इस तरह के पॉलिटिकल न्यूज़ को कवर नहीं करते थे, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पूछे जाते थे प्रीलिम वगैरह में। ठीक है। बीपीएससी में कभी भी कीट पतंगों के बारे में सवाल नहीं आते थे। ठीक है। बीपीएससी में कभी भी इकोनॉमिक सर्वे बजट से स्टेटमेंट वाले सवाल बना करके नहीं पूछे जाते थे। बीपीएससी में पहले कभी भी यूएन जनरल असेंबली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे सवाल नहीं पूछे जाते थे। लेकिन अब 71 में भी यूएनजीए से सवाल पूछा गया है, 72 में भी पूछा जा सकता है। पिछले साल जितने एग्जामिनेशन हुए सब में यूएन से सवाल पूछा गया। यानी कि जो भी कुछ करंट में मुद्दा है उन पर विशेष ध्यान दीजिए और उसे डिटेल में पढ़िए। ठीक। जैसे बंगाल इलेक्शन ही है, तो बंगाल इलेक्शन परसों मैंने पढ़ाया है, 92 पॉइंट वोटिंग हुई है, यही आपसे पूछ लेगा। 92 पॉइंट वोटिंग हुई है, इसके बारे में बताइए। कुछ भी स्टेटमेंट बना सकता है वो। यानी कि जो कुछ भी घटनाक्रम जो हमारे पॉलिटिकल, हमारे इकोनॉमिक, हमारे सोशल, हमारे कल्चरल भाग पर इम्पैक्ट डाल रहा है, उन हर एक घटनाक्रम को हमें पढ़ना है। और पढ़ना का मतलब केवल गो थ्रू नहीं हो जाना है, डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा।
पढ़ने के केवल तरीकों में सुधार करना है और कुछ भी अलग से नहीं करना है। जो भी आप पढ़ रहे थे, जैसे अगर आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को पढ़ रहे हैं तभी तक तो आप वन लाइनर कवर करते होंगे। इसके कोई यूट्यूब पर आता प्रतियोगिता दर्पण का नोट्स लेकर के और आप उसको पढ़ते, आपकी आत्मसंतुष्टि हो गई कि हाँ मेरा तो तैयार हो गया। लेकिन वास्तविकता में वो तैयार आपका नहीं हुआ है। तैयार होने का मतलब होगा कि उस टॉपिक को उठाइए, खुद से भी अध्ययन कीजिए। ये होता है तैयार होने का मतलब। मैगजीन कौन सा पढ़ सकते? कोई भी एक, प्रतियोगिता दर्पण, विजन, दृष्टि, क्रॉनिकल, कोई भी एक सीरियस मैगजीन, वन लाइनर वाले नहीं, कोई भी एक सीरियस मैगजीन, इसको आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाले सवाल, इससे आपके काफ़ी मदद मिलेंगे। वन लाइनर के लिए तो लास्ट के मंथ में, जून में जो स्पीडी वगैरह आएगा उसको पढ़ लेना एक बार, उससे आपका खेल खिलाड़ी इत्यादि चीज़ें कवर हो जाता है। बाकी आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर के सारे कटिंग दिखाए हैं मैंने आपको, तो न्यूज़पेपर का महत्व तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। मैं बता के थक गया कि न्यूज़पेपर से न केवल करंट बल्कि जीएस भी तैयार होता है। कोई भी एक न्यूज़पेपर सीरियस वाले, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये दोनों मुख्य रूप से पढ़े जाते हैं। उसमें भी इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं, तो उसे आपको पढ़ना पड़ेगा रेगुलर। कोई एक दिन की बात नहीं है। अगर आप खुद से पढ़ने में हिचकिचाहट होती है, दिक्कत होती है, तो मैं पढ़ाता हूँ, उसे भी देखा कीजिए। साथ में एमसीक्यू, जो मैं एमसीक्यू करवाऊँगा भी आपको, उसे भी फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी और सोर्स से जहाँ पर करंट अफेयर के अच्छे एमसीक्यू आपको मिलते हैं। केवल और केवल वन लाइनर वाले नहीं, स्टेटमेंट वाले, कथन कारण वाले, उसको सीरियसली आपको फॉलो करना पड़ेगा। यही है समाधान। समाधान में सबसे मुख्य चीज़ किस पर ध्यान देना है? किसी भी टॉपिक को इम्पॉर्टेंट नहीं है ये नहीं सोचना है, और किसी भी टॉपिक को केवल एक नज़र मार के गुजरना नहीं है, उसे उतर करके डीप में जा कर के अध्ययन करना है। कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक, जैसे भी राघव चड्ढा हैं, वो छोड़ करके गए हैं, तो 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा के सारे मेंबर अगर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी मेंबरशिप क्यों नहीं जाती है? दल बदल के एक्ट में ऐसी क्या कमी है? आपको पता होना चाहिए। मैं परसों पढ़ाऊँगा इसको करंट अफेयर में। आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? हर टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, मैं आपको ये कह रहा था। बाकी किताब बता दी है मैंने आपको। एमसीक्यू प्रैक्टिस तो मैं यूट्यूब पर ही करवाऊँगा, वहाँ से भी आपका हो जाएगा। समाधान में सब कुछ क्लियर कर दिया है। बिहार स्पेशल के सवाल एईडीओ में ना के बराबर में पूछे गए हैं, नहीं ही पूछा गया है। मुझे तो 2-3 सवाल भी नहीं दिखे, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए बिहार स्पीडी या एडिटोरिया बिहार जो आता है लास्ट टाइम में मैगजीन, वो इनफ होता है। उसके बाहर सवाल नहीं आता, उन्हीं में से सवाल आपसे पूछा जाएगा। बाकी बजट और सर्वे पर मुख्य ध्यान रखिएगा, वहीं से सवाल आ रहे हैं। ठीक है भाइयों बहनों, आपको समझा दिया है मैंने कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।